नमस्कार। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम मानव की बुनियादी जो चरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो मानव का जो क्रमिक विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कक्षा 11वीं का इतिहास है, जिसमें समय की शुरुआत पहला अध्याय से शुरू करते हैं। समय की शुरुआत आखिर कैसे होती है? हम तो जान रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति तो 4.5 अरब वर्ष पहले हो चुकी थी, मगर हम देखें कि मानव की जो उत्पत्ति मतलब जो 56 लाख वर्ष पहले, आज से 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी में जो प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम मानव कह सकते हैं। जी हाँ, मानव हम कह सकते हैं। 56 लाख वर्ष पहले जिस प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ उसे हम मानव कह सकते हैं। हम देखते हैं कि मानव कब व किस रूप में अस्तित्व में आया। इसके बारे में काफ़ी अधिक क्रमिक विकास की चर्चा हम आगे करेंगे। मगर हम जो मानव हैं, हम क्या इसी रूप में रहे होंगे पहले? नहीं, हम जो थे उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले। काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हमको देख रहे हैं कि जो डिस्प्ले में दिख रहा है कि मानव आखिर किस प्रकार से एक वानर से आधुनिक मानव बना। तो हम बात करें कि 1,60,000 साल पहले आधुनिक मानव पैदा हुआ। हम तो यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि 56 लाख वर्ष पहले, है ना, पृथ्वी में प्राणी का उद्भव हुआ, जिसे हम मानव कह सकते हैं। मतलब उसमें डाउट है कि मानव कह सकते हैं, मगर हम क्लियर कह सकते हैं कि 1 लाख, मतलब जो 56 लाख तो पहले हो चुका, 1,60,000 साल पहले आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा कि मैंने पहले बोला 56 लाख वर्ष पहले मानव कह सकते हैं। मतलब मानव पूरी तरह से नहीं था जो हम हैं। वो मानव कैसा था? वह मतलब हम तो अभी सीधे खड़े हैं, 2 पाँव से चलते हैं, हाथ है 2 हमारे। मानव थे जो 56 लाख वर्ष पहले जो मानव कह सकते थे, वो चारों पाँव का यूज करते थे। मतलब ये जो हाथ उस समय पाँव था, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि, है ना, चारों पाँव का यूज करते थे। 4 पैर सीधे खड़े नहीं हो सकते थे मानव जो थे, है ना। हम देख सकते हैं कि हम बात करें 1,60,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव पैदा हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1,60,000 पहले। ठीक है, हम बात करें कि इसके अंतर्गत देखें कि किस प्रकार से जीवाश्म या फासिल क्या है। प्रश्न पूछा जाता है कि ये जीवाश्म क्या है, फासिल क्या है। तो हम जो समय की शुरुआत का जो अध्ययन करेंगे, इसका मेन बुनियादी जो साक्ष्य है वह जीवाश्म है। जी हाँ, जो उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी मीटर, है ना, गहराई में पाए गए हैं। जैसे कि कोई चूने का खान है, चूने का खदान है वहाँ पर, है ना। हम बात करें जर्मनी या अफ्रीका का, वहाँ जब खुदाई किया गया तो उसमें जो चट्टानों के बीच में जो चिपका हुआ जो अंश था, जी हाँ, जीवों का जो अंश था, इतनी बारीकी से उसको निकाला गया है बाहर, है ना। जीवों के अंश को बाहर बारीकी से निकाला गया है। रियल में उस समय हम क्या देखते हैं कि जीवों का जो अंश है, उसके जरिए हम वर्तमान जो मानव है उसका बुनियाद, उसका जो क्रमिक विकास को हम जान सके, पहचान सकें। तो यहाँ पर जीवाश्म है क्या? प्रश्न उठता है, फासिल क्या है? तो आप इसको सामान्य अर्थों में बता सकते हैं कि जीवों का जो अंश है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले, है ना, धरातल में दबते चले गए, जिसे वर्तमान में हम उत्खनन से प्राप्त करते हैं, है ना, जीवों का। इसको हम देखते हैं कि कार्बन 14 के जरिए हम इसका काल निर्धारण करते हैं। तो जो हम देखते हैं कि धरातल में जो मौजूद या चट्टानों में जो मौजूद जो जीवों के अंश हैं, जो जीवों के अवशेष हैं, ये जीवाश्म कहलाते हैं। जी हाँ, अगर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज हम ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं, अचानक ऐसा कुछ होता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी तबाह हो जाता है और यह पूरी तरह से दफन हो जाता है। फिर आज से लाख वर्ष पहले फिर एक मानव उत्पन्न होगा, फिर मानव एनालिसिस करेगा, मानव उत्खनन करेगा कोई क्षेत्र, तो हम ही इस तरह के जीवाश्म, मतलब हम जीवाश्म बन चुके रहेंगे उस समय, है ना। जो ये मोबाइल है, ये जो डिस्प्ले हो रहा है, ये सब पूरी तरह से जीवाश्म में तब्दील हो जाया रहेगा। उस समय कोई मानव आके खोजेगा तो वो क्या कहलाएगा? मतलब वो अंश को जीवाश्म बोलेगा। तो हम देखते हैं कि जीवाश्म में, अन्य शब्दों में देखते हैं कि जीवाश्म है जीवों का अंश, जिसे हम काफ़ी
पुराना मानते हैं। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में फासिल कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि फासिल क्या है, जीवाश्म क्या है, तो दोनों का अर्थ एक ही होगा, जीवों का अंश, है ना। पुरातन जीवों का जो अंश है उसे हम जीवाश्म कहते हैं। तो हम बात करें, अगला जो प्रश्न पूछने लायक होता है कि प्रजाति क्या है, स्पीसीज क्या है। जी हाँ, प्रजाति या स्पीसीज क्या है, हम थोड़ा सा जटिल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि भाई जीवों का एक ऐसा समूह है, जीवों का एक ऐसा समूह है जिसे नर व मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी कि संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, मगर एक प्रजाति के सदस्य दूसरे प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मतलब एक ही प्रजाति का जो सदस्य है अपनी प्रजाति में ही बच्चे पैदा करता है ना, और दूसरे प्रजाति में नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से देखिए कि प्रजाति जो है शुद्ध अवधारणा है। मतलब प्रजाति जो है, हम देखें कि एक निग्रोइड प्रजाति है जिसका खोपड़ी का आकार ऐसा होता है, उसका नाक का, उसका जबड़े का, उसका रंग ऐसा, उसके बाल ऐसे, मतलब हम उसके पूरी तरह से विशेषता बता सकते हैं प्रजाति का। एक मंगोलाइड प्रजाति है। मंगोलाइड प्रजाति आपको दिख रहा है कि मंगोलाइड प्रजाति हम देखते हैं कि भाई आप कल्पना कर लीजिए, चाइनीज जो है या सिक्किम में जो रहते हैं, ताइवान वाले, जापान वाले, सब मंगोलाइड प्रजाति के हैं जो मंगोल क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना, जिसका विस्तार आगे हो गया है। तो ये जो मंगोलाइड प्रजाति के व्यक्ति हैं या प्रजाति के जो सदस्य हैं, उनकी विशेषता कैसी होगी, उनके बाल कैसे होंगे, उनका रंग कैसा होगा, नाक चपटा होगा, तो ये सब हम प्रजाति के अंतर्गत देखते हैं। तो एक प्रजाति की एक अलग विशेषता होती है ना, दूसरी प्रजाति की एक दूसरी विशेषता होगी, और ये विशेषता जो होती है स्थायी होती है। ठीक है, ये प्रजातियों के जो सदस्य आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना, दूसरे प्रजाति से नहीं कर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रजाति क्या है। प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जीवों का एक समूह है जिसमें नर व मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और यह क्रम बढ़ाते रहते हैं। और हर प्रजाति की एक अलग विशेषता होती है। एक प्रजाति दूसरे प्रजाति की अपेक्षा विशिष्ट होती है ना, हम बता सकते हैं। हम देखें कि 1856 में जर्मनी का जो नियंडर घाटी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि नियंडर घाटी क्या है। तो आपको याद रखना है कि 1856 में नियंडर घाटी जो जर्मनी में स्थित है, एक चूने पत्थरों का खान है। जी हाँ, जहाँ पर जब खोदा गया चूने पत्थरों की खान में, हम जब चूना निकालने के लिए खोदाई करते हैं तो उसमें हमको जीवों के अंश मिलते हैं, जिसमें अंश था मानव का। तो ये चूने के जो पत्थर में जो चिपका हुआ जीवों का अंश, मतलब मानव का जो अंश है, काफी बारीकी से इस अंश को बाहर निकाला गया है। काफी क्रिटिकल हो जाता है ये केस जब किसी चट्टान में या पत्थर में चिपका हुआ है जीव का अंश। जी हाँ, कोई मानव है या जीव है, वह नीचे दबता चला गया है, उसके ऊपर जो चट्टान है वो भी उसको दबाव, वो ताप बाकायदा मिल रहा है, इतना दबता चला जाता है कि वह पूरी तरह से उस चट्टान में संधारित हो जाता है, चट्टान में चिपक जाता है। उसको कितनी बारीकी से बाहर निकाला गया है, मतलब कितना धैर्य का काम है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। आज के समय में हम पेशेंस तो रख नहीं सकते, मगर हमको जब ये जीवों का अंश के बारे में हम देखते हैं तो हमको काफ़ी अधिक पेशेंस रखना पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगला 24 नवंबर 1859 की बात करें। 24 नवंबर 1859 एक विशेष प्रकार की विचारधारा में तब्दीली लाती है। हम एक देखते हैं कि एक चार्ल्स डार्विन जो है, उनकी जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसकी रचना है, तो चार्ल्स डार्विन। कब, तो 24 नवंबर 1859 में ये बुक प्रकाशित करते हैं। और ये जो बुक प्रकाशित करते हैं उसकी जो प्रतियां हजारों में रहती है ना, और ये बहुत जल्दी, मतलब पूरी तरह से बुक बिक भी जाता है, इतना डिमांड रहता है इस चार्ल्स डार्विन की बुक का। इस बुक में इन्होंने कहा है कि जो मानव की शुरुआत है वह क्रमिक हुई है, किस प्रकार से एक वानर से, बंदर से, कपी से वह मानव बना, है ना। वह संघर्ष की कहानी है कि जो बोलते हैं कि योग्य उत्तरजीविता की कहानी है। जो वेग योग्य होगा वही आगे अपने
विकास करेगा, वही आगे विकास करता रहेगा। तो यहाँ पर इनका एक सिद्धांत था उत्तरजीविता का सिद्धांत, जिसमें अगर हम बात करें कि 5 मछलियाँ हैं, 5 मछली में से जो सर्वश्रेष्ठ है, मतलब जो शक्तिशाली मछली है, वह क्या करेगा, उस चारों का उपभोग करेगा। तो यहाँ पर बताया गया और वही आगे क्रमिक विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था 24 नवंबर 1859 में। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनकी बुक की रचना, तो बुक को आप बाकायदा याद रख लीजिएगा। फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनका बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है। हम देखें आधुनिक मानव का जो पूर्वज है, इसको हम देखें आधुनिक मानव का पूर्वज में हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, खोपड़ी क, खोपड़ी ख और खोपड़ी घ। मतलब कितना अजीब सा लग रहा है कि खोपड़ी दिखाना पड़ रहा है हमको, ठीक है ना। तो खोपड़ी जो है हमें उत्खनन के दौरान जो मिला है, हम उसके आधार पर हम मानव के जो पूर्वज का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि खोपड़ी का हमें दिख रहा है कि एक वानर है, खोपड़ी ख ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना। हम इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल से। और खोपड़ी ख घ है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मतलब जो आधुनिक मानव है, ये आएगा तीसरे क्रम में। तो एक वानर से ऑस्ट्रोपिथिकस बना, ऑस्ट्रोपिथिकस और होमोसेपियंस 2 समूह है, तो ये आए। हम इसके बाद देखें कि मानव का जो विकास एक क्रमिक होता है, इसके बारे में देखें कि 360 से 240 लाख वर्ष पहले खोजा जा सकता था। मतलब हम देखें कि आज से जो मानव का जो क्रमिक विकास हुआ, हम क्रमिक विकास की बात करें, वो आधार की बात करें, नींव की बात करें, जब एक मानव का विकास हुआ और आज तक जैसा पहुंचा, मतलब आज जो मानव है उसका जो क्रमिक विकास कैसे हुआ, उसकी जो बुनियाद कैसी है, उसकी नींव कैसी है, तो हम बात करें 360 से 240 लाख, 360 से 240 लाख वर्ष पहले खोजा जा सकता था। कितना लगता है कि हमारे पास जो इतिहास का जो बुक है वो मान के चलिए 400 पेज के आसपास होगा, तो भी हमको कितना जटिल लगता है, वो भी 400 वर्ड यूज किया। अब सोचिए कि एक ऐसा बुक हो जिसमें 360 लाख पेज हो, मतलब कितना, अगर आपको 360 लाख पेजवा नंबर में जाना है तो कितना आप पढ़ना पलटेंगे, कितना समय लग जाएगा। वही इतिहासविद जो थे, पुरातत्वविद जो थे, है ना, हम वैसे भूगर्भ शास्त्री जो भी थे, है ना, उनको 360 लाख वर्ष पहले की भी मानव के अवशेष मिले हैं, है ना। काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो हम इसमें वर्ग की बात करें तो पहला वर्ग जो है प्राइमेट श्रेणी का जो वर्ग है, प्राइमेट, याद रखिएगा, प्राइमेट श्रेणी के अंतर्गत हम बहुत सारे मतलब एक प्रकार का वृक्ष है प्राइमेट, है ना, एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो प्राइवेट नहीं ना, प्राइमेट श्रेणी, याद रखिएगा, प्राइमेट श्रेणी, है ना, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। प्राइमेट श्रेणी जो था, एक प्रकार का स्तनपाई जीव था। स्तनपाई समझ में आ रहा है ना, स्तनपाई होता क्या है ना। तो आप इसे समझने आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि स्तनपाई जो अपने बच्चों को, है ना, स्तनपान कराते हैं, तो उस तरह के जो जीव हैं वह स्तनपाई जीव के अंतर्गत आएगा। तो इसमें प्राइमेट श्रेणी है। तो पहला हम देख सकते हैं कि अफ्रीका और एशिया में जो स्तनपाई जीव पाए गए, है ना, जो मानव का जो क्रमिक विकास था सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, है ना। देखिए कितना था। इसके जो प्राइमेट श्रेणी के उप समूह है, मैं इस चीज को बहुत धीरे धीरे डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी डिफाइन करूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्राइमेट श्रेणी एक वृक्ष के समान है। अगर हम कल्पना करें एक वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो प्राइमेट श्रेणी की भी बहुत सारी शाखाएं। प्राइमेट है क्या, मानव का क्रमिक विकास, मानव का जो विकास है हम उसको श्रेणी वाइज चेंज कर दिए। हम मानव का जो क्रमिक विकास पढ़ रहे हैं, हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो गया या
होमोसेपियंस हो गया, ये हमने नामकरण कर दिया गया है ना, सुविधा के अनुरूप में। मगर हम देखें यहाँ पर प्राइमेट श्रेणी की उप समूह है, तो उप समूह को हम जल्दी पढ़ लेते हैं। एक समूह है होमिनाइड, बहुत सारे समूह होंगे मगर उसमें से एक होमिनाइड समूह है। होमिनाइड समूह एक प्रकार का वानर या एपी आते थे इनके अंतर्गत। तो प्राइमेट श्रेणी के अंतर्गत हमने देखा एक समूह है होमिनाइड, बहुत सारे आते होंगे मगर हमको एक मानव का जो पूर्वज है उसको हम देख रहे हैं कि होमिनाइड। होमिनाइड समूह है क्या, वानर है एक प्रकार का, है ना, बंदर है एक प्रकार का, ठीक है। होमिनाइड, होमिनाइड का कल्पना कीजिए कि होमिनाइड जो समूह है इसकी विशेषता है कि इनके खोपड़ी छोटे होते हैं। आप बंदर को देख लीजिए, खोपड़ी छोटा होगा, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये इनके पास 4 पैर है, मतलब सीधे नहीं हो पा रहे, 4 पैर से ये चलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, औजार बनाने के लिए इनके पास कोई भी कुशल तकनीक नहीं है, चिंतन नहीं कर सकते ये, है ना, औजार नहीं बनाएंगे, कोई भी चीज को जीव को पकड़े और खा गए, है ना, मतलब ऐसा खाएंगे कि भाई उनका खाल को खींच रहे हैं, धीरे धीरे वो तरफ तरफ के मर जाएगा और उसको आसानी से खा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसका तो जन्म अफ्रीका में हुआ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं होमिनाइड। होमिनाइड एक प्रकार का वानर जिसके बारे में बताया। अब होमिनाइड के अंतर्गत भी एक प्रकार का उप समूह है, मतलब कितना क्रिटिकल ना हो जाए। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वृक्ष का बात करूंगा, उदाहरण दूंगा। एक वृक्ष है, वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं हैं और हर शाखाओं में भी बहुत सारी टहनियां हैं, टहनियों में बहुत सारे पत्ते हैं। कल्पना कर लीजिए आप कितना है। तो हम एक प्राइमेट श्रेणी की बात कर रहे हैं, एक वृक्ष की बात कर रहे हैं, समझ लीजिए। प्राइमेट एक श्रेणी है जिसके अंतर्गत होमिनाइड एक उप समूह है। अब होमिनाइड उप समूह के अंतर्गत भी बहुत सारे होंगे मगर उसमें एक हम उप समूह को लेते हैं होमिनिड। होमिनिड उप समूह, तो याद रखिएगा प्राइमेट आया, प्राइमेट श्रेणी के अंतर्गत क्या आया, होमिनाइड। होमिनाइड नाम बड़ा है, होमिनाइड। होमिनाइड के अंतर्गत देखते हैं होमिनिड। होमिनिड के बारे में प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा जाता है कि होमिनिड और होमिनाइड में क्या अंतर, क्या विशेषता। तो मैंने यहाँ पर होमिनाइड के बारे में बताया कि जो बंदर की विशेषता है, बंदर का सर छोटा होगा, है ना, मैंने इसको और बाल अधिक होंगे, तो ये मैंने इसके बारे में बताया। अब हम होमिनिड के बारे में जानते हैं कि इसका होमिनिड और होमिनाइड में क्या अंतर है। तो होमिनिड का एक चीज और याद रख लीजिए कि इसके मस्तिष्क बड़े होते हैं। होमिनिड के मस्तिष्क काफी विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, मतलब सोचने की शक्ति भी बहुत अधिक होगी। हम एग्जाम्पल ले लीजिए कि पहले का जो टीवी आता था, टीवी को आप उठा लीजिए, हिम्मत है तो उठा लीजिए, मतलब जो टीवी को मैं अगर 15 साल का भी रहता तो उठाने में दिक्कत होता मुझे, काफी इतनी हेवी हुआ करती थी। और टीवी को उठाइए, काफी अधिक हेवी है। आज से 15 साल या 20 साल पहले की टीवी को उठाइए, चलिए आज से 30 साल पहले की टीवी को उठा लीजिए, काफी अधिक हेवी होगा, है ना। और अभी की टीवी को उठा लीजिए, आप एक हाथ में एलईडी है उसको उठा लीजिए, एलईडी हो गया, काफी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। जी हाँ, तो उस समय जो होमिनिड था रियल में एक प्रकार टीवी टाइप का दिमाग था, मतलब काफी अधिक बड़ा विशाल था, है ना, काम वही करेगा मगर विशाल था। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, डेवलप होता है और यह आधुनिक मानव के समान आ गया। मैं तो टोपी पहना हूँ ठीक है। आधुनिक मानव की जो खोपड़ी कितनी छोटी होगी, पहले इतनी बड़ी हो रही होगी खोपड़ी, है ना, फिर धीरे 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 वर्तमान खोपड़ी रूप में आ गया। पता नहीं इससे और छोटा ना हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि होमिनिड समूह की विशेषता देखें कि मस्तिष्क बड़े होते हैं और ये 2 पेड़ों के बल सीधे चलते हैं। 2 पेड़ों के बल, जैसे मैं यहाँ पर सीधा हूँ, हाँ, तो 2 पेड़ों के बल मैं सीधा चल रहा हूँ, ठीक है, सीधा चल रहा हूँ 2 पेड़ों के बल। तो चलिए, मैं तो होमिनिड नहीं हूँ क्योंकि मेरे मस्तिष्क काफ़ी विशाल है, बड़े नहीं है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 2 पेड़ों पर ये सीधे चलते थे और औजार बनाने की तकनीक होती थी इनको, मतलब औजार बनाने के लिए पत्थर का यूज़ करते थे, जैसे कि
वो अपने उंगलियों का यूज करना शुरू कर दिए थे कि किसी उंगली, जैसे मैं यहाँ पर संचालन कर रहा हूँ थंब का, अगर मैं क्या करना है, मुझे पेन से लिखना है तो मैं बाकायदा पेन पकड़ने के लिए मैं ये दोनों फिंगर का ही यूज करूंगा। उस समय ऐसा नहीं था, ये हमारे अनुवांशिक में आ गया है कि हम किसे उठाएं किसे पकड़ें। अगर मैं यहाँ पर सुई को पकड़ना है, यहाँ पर एक चावल पकड़ना है, एक बड़े पत्थर पकड़ना है, तो मैं पत्थर को पकड़ने के लिए कैसा करूंगा, पांचों फिंगर का यूज करूंगा। अगर सुई पकड़ना है तो कैसा यूज करूंगा, ऐसा यूज करूंगा कि नहीं, ये ऐसा यूज करूंगा उठाने का। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं चिप्स खा रहा हूँ, आपको सभी तो पसंद ही होगा चिप्स, लेस है जो भी है, मैं किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं करूंगा। एक प्रकार का मैं अगर चिप्स खाऊं तो बाकायदा कैसे खाऊंगा, ऐसा खाऊंगा कि ऐसा खाऊंगा कि ऐसा खाऊंगा। मतलब ये जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो होमिनिड समूह की जो मानव थे वह अपने हाथों में जो उंगलियों का यूज करना सीख गए थे, किस प्रकार से यूज करें। और वो क्या करते थे, पत्थरों को छन्नी करके छांट के नुकीला बना के औजार बनाते थे, है ना। अगर किसी जीव को पकड़ लिए हैं, है ना, तो क्या करेंगे, उसको मारने के लिए किस प्रकार का यूज करेंगे, बकायदा नुकीला का, उसको थंब मारेंगे। अगर कोई जीव मरा हुआ है, उसकी अलग से पार्ट से उसके अंग को निकाल के खाने का अगर सोचें तो बाकायदा एक प्रकार का अर्धचंद्राकार रूप से वो लोग रखेंगे, काटने का यूज करेंगे, जैसे हम लोग हंसिए का यूज करते हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। इसका जन्म अफ्रीका में हुआ था, काफी अधिक मैं डील कर दे रहा हूँ इस चीजों में, होमिनिड हो गया। अब होमिनिड की भी दो प्रजाति हैं, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। पहले प्राइमेट आया, प्राइमेट से फिर होमिनिड आया, होमिनाइड आया, फिर होमिनिड आया, फिर होमिनिड के भी दो शाखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को ट्रिक कि एक वृक्ष है, वृक्ष की एक शाखा है, मतलब तो वृक्ष हो गया प्राइमेट, वृक्ष की एक शाखा है होमिनाइड। होमिनाइड के भी मतलब शाखाओं की भी बहुत सारी टहनियां हैं। तो होमिनाइड की भी एक टहनिया मतलब होमिनिड हो गया, और टहनियों के भी बहुत सारे पत्ते हैं। तो होमिनिड के दो पत्ते मतलब शाखाएं बात कर ले तो दो है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो को हमको याद रखना है। यहाँ पर हम दो शाखाओं को मतलब जो होमिनिड की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, या पूछेगा प्रश्न होमिनिड की दो जीनस कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस दो शब्दों से बना हुआ है, मतलब एक शब्द में हम देख सकते हैं कि लैटिन भाषा का यूज हुआ है, मतलब जो ऑस्ट्रल जो है लैटिन भाषा का शब्द है, लिटिल मतलब लैटिन भाषा का, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, और एक है यूनानी मतलब ग्रीक भाषा का। तो एक लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा का जो शब्द है उसका संयुक्त रूप है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो हम देखते हैं लैटिन भाषा कौन सा है, ऑस्ट्रल। ऑस्ट्रल जो है वो लिटिल मतलब लैटिन भाषा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, दक्षिणी। और पिथिकस का अर्थ होता है जो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है, या यूनानी बोल लीजिए या ग्रीक बोल लीजिए, मतलब एक ही, चाहे इंडिया बोल लीजिए चाहे भारत बोल लीजिए, मतलब एक ही, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पिथिकस जो है वह यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वानर, मतलब दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का अर्थ हुआ हिंदी अर्थ। तो हम प्रश्न पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस कौन थे, या ऑस्ट्रेलोपिथिकस की विशेषता बताइए। तो आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में पूछेगा प्रश्न तो आपको बताना पड़ेगा कि लैटिन और यूनानी शब्दों से बना हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है ऑस्ट्रल, मतलब ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी, और एक होता है पिथिकस जिसका अर्थ होता है वानर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में देखते हैं कि होता यह है कि 17 जुलाई 1959 में क्या होता है, एक मेरी और उसके जो पति होते हैं लुइस लीकी, लौकी नहीं ना, लुइस लीकी। तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, मेरी उनकी पत्नी है और लुइस लीकी उनके पति हैं,
बहुत 20 सालों से किसी क्षेत्र में उत्खनन कर रहे हैं, है ना। कौन सा क्षेत्र में उत्खनन कर रहे हैं भाई? ओल्डुबर्ग, मतलब ओल्डुबर्ग गोर्ज, ओल्डुबर्ग गोर्ज मतलब यूरोपीय क्षेत्र का एक क्षेत्र है, वहां पर ओल्डुबर्ग गोर्ज आपको याद रखना पड़ेगा। ये नाम है ओल्डुवई गार्ज में उत्खनन कार्य करते हैं, बहुत समय से उत्खनन कार्य करते हैं। तो इसके बारे में एक लुइस लिकी लिखते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। उसमें बताते हैं कि भाई उनके सर पर बहुत अधिक दर्द हो रहा था, उनको हल्का बुखार रहता है, तो उत्खनन कार्य करने नहीं जाते, वह घर पर ही रहते हैं। मगर उनकी जो पत्नी है मेरी को भी ऐसा ही लक्षण लगता है, उनको भी काफ़ी अधिक सर्दी जुकाम होता है, मगर वो एक प्रकार का प्रण लेते हैं, उनके पास एक टारगेट रहता है कि 5 सप्ताह में ये काम करना ही है। अगर यहाँ उत्खनन के दौरान जीवाश्म नहीं मिलता है तो कहीं और जाना है, उत्खनन करना है, ठीक है। इस प्रकार से चुनौतियां रही रहती हैं। तो जो मेरी होती है वो क्या करती है, वह चली जाती है उत्खनन कार्य में, है ना। उत्खनन कार्य जहाँ होता है वहाँ चली जाती है, और जो लुइस लिकी होता है, सर दर्द होता है, तो वो आराम से अपने घर पर रहता है, मगर वो कल्पना करता रहता है कि आज भी काश ऐसा होता कि वो जीव मुझे मिल जाता, ऐसा होता है। मगर ऐसा होता है कुछ समय बाद, 1-2 घंटे बाद अपने गाड़ी में मेरी आती है, काफी अधिक चिल्लाते हुए कि लिकी लिकी लिकी। तो लिकी सोचता, अचानक उठता है कि आखिर हुआ क्या, है ना, कि इसको बिच्छू तो नहीं काट दिया, इसको सांप तो नहीं काट दिया, आखिर इतनी घबराई हुई, इतनी अचानक अब तेज आवाज उससे क्यों आ रही है उसके पास, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं। फिर वो लिकी बाहर जाकर देखता है, दरवाजे के बाहर देखता है कि मेरी आती है और उससे लिपट जाती है, और मेरी बोलती है मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। क्या पाया, है ना, आखिर वह जीवाश्म, उस आदमी को मैंने पा लिया। ये मेरी का उद्बोधन होता है कि मैंने उसको पा लिया। कितनी अधिक खुशी का ठिकाना है उसे, कितना अच्छा लगेगा कि जब हम ये जो 11वीं क्लास है, इसके बाद हम 12वीं में, अगर हम छत्तीसगढ़ में या हम इंडिया में टॉप कर लेते हैं 12th में, है ना, कितना खुशी, कितना सफलता का। उसी प्रकार से मेरी इतनी अधिक खुश हो जाती है कि उसको जो 20 वर्षों का जो मेहनत है वो रंग लाई, ऐसा लगता है। और उसको वह मानव, वह जीवाश्म मिल जाता है, जिसको हम आज समय में ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, जीवाश्म पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो हमने उल्लेख किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी शाखा की बात करें या जीनस की बात करें, तो दूसरी शाखा होमो है, होमो, ठीक है। होमो यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आदमी। मतलब ये जो होमो है सिर्फ लैटिन भाषा का शब्द है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 भाषा का शब्द था, 2 भाषा से मिला हुआ था, मगर ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आदमी। हम देखें होमो के अंतर्गत 3 शाखाएं की बात कर ले, है ना। होमो के अंतर्गत 3 समूह की बात कर ले। होमो हेबिलस, होमो हेबिलस जो है ये क्या काम करता है, औजार अच्छे से बना सकता है, औजार बना सकता है, पत्थर से औजार बना सकता है, नुकीली औजार बना सकता है, अर्धचंद्राकार बना सकता है। दूसरा आता है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है, करेक्टस नहीं है ना, होमो इरेक्टस, ये सीधे चलने की क्षमता रखता है, ये जो मानव है। और तीसरा आ गया होमो सेपियंस, चिंतनशील होता है, सोचता है फिर वह काम करता है, विचारशील होता है, मतलब हम जो सोचते हैं किसी चीज को, सोचे कि आज हम एरोप्लेन बनाना है ना, तो वैज्ञानिक बकायदा उसका आविष्कार करेगा, सोचेगा, चिंतन किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, बहुत सारी त्रुटियां की होंगी, अचानक एरोप्लेन तो नहीं बन गया, बहुत सारी मॉडिफाई करने के बाद ही बना होगा। तो चिंतनशील होता है होमो सेपियंस। तो यहाँ पर होमो की 3 शाखाएं हो गई। होमो हेबिलस औजार बना रहा है, औजार अच्छे से हो ना, होमो हेबिलस। ये याद करने में तकलीफ होगा, मगर इसको आप जब नोट करेंगे तो कॉमन हो जाएगा कि 2 शाखा हमने पढ़ा था, होमिनिड की 2 शाखा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। होमो की 3 शाखाएं हैं, तो हम देख सकते हैं कि होमो हेबिलस, है ना, ये
ये प्रश्न शायद ना पूछे कि होमो हेबिलस और होमो सेपियंस क्या है, ये प्रश्न शाखाओं से नहीं पूछेगा, मगर हमको एक प्रकार की जानना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है, चाहे वो अगर आप हिस्ट्री में कोई आगे आप पीएचडी करना करते हैं या आईएएस का तैयारी करते हैं, तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होमो हेबिलस जो है औजार अच्छे से बनाता है, होमो इरेक्टस जो है सीधा चलता है, और होमो सेपियंस जो है चिंतनशील होता है, और होमो सेपियंस में ही साक्ष्य मिलते हैं। होमो सेपियंस, अब हमारा मुद्दा होमो सेपियंस का आया, मतलब जो अंततः जो क्रमिक विकास को हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा पास एक आ गया, फल आ गया, मतलब एक वृक्ष में हम देखा कि प्रकाशी के से शाखाएं होती, टहनियां होते हैं, पत्ते होते हैं, फिर फूल हो गए, फिर फल बन गया। तो फल हमारे पास जो है ये दिख रहा है फल, ये रियल में होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस का जो फल आपको दो जगह मिलता है, मतलब जो होमो सेपियंस के जो अवशेष हैं दो जगह मिलते हैं। तो पहला आपको याद रखना पड़ेगा, जर्मनी का शहर हाइडलबर्ग, हाइडलबर्ग में जो जीवाश्म मिला, तो आपको ये हाइडलबर्ग याद करना है। तो कितना कॉम्बिनेशन है, होमो हा शब्द का यूज हुआ, होमो का एक उप समूह है होमो सेपियंस, उसमें भी हा का यूज हुआ। होमो सेपियंस के जो जीवाश्म मिले उसमें भी हा का यूज हो रहा, मतलब हाइडलबर्ग, कितना कॉम्बिनेशन है। क्योंकि होमो सेपियंस शब्द स्थान, किसी स्थान में जो जीवाश्म मिला उसके आधार पर हम उसका नाम रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाइडलबर्ग में जो जीवाश्म मिला, हाइडलबर्ग कहाँ है, जर्मनी में है। तो हाइडलबर्ग में जो जीवाश्म मिले हैं वो क्या है, आज से 1 लाख वर्ष पहले, मतलब आज से 8 लाख से 1 लाख वर्ष पहले, मतलब 8 से 1 लाख वर्ष पहले वो जो मानव का अंश मिला, वहां पर जीवाश्म मिला है। कैसे मिला, काफी अधिक तकलीफ हुआ होगा, है ना, जो पुरातत्व वेत्ता है उनको खोजने। उसके बाद हम देखें नियंडर घाटी, एक तो हम देखा जर्मनी में हाइडलबर्ग जो क्षेत्र वहां पर मिला होमो सेपियंस के जीवाश्म। हम दूसरा देख लें नियंडर घाटी, मतलब नियंडर घाटी में नियंडर थैलेसिस, क्या नियंडर थैलेसिस, नियंडर घाटी में नियंडर थैलेसिस जो है 1.5 लाख से 35,000 वर्ष के बीच जो जीवाश्म पाया गया, अब विलुप्त हो चुका है। ठीक है, ये विलुप्त प्राय मानवीय क्रम है ना, विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि इसी से मानव, यही तो मानव की बुनियाद थी और आधुनिक मानव की बुनियाद यही है। तो जर्मनी में हाइडलबर्ग में जीवाश्म मिले, क्लियर, नियंडर घाटी में मिले जिसका नाम हो गया नियंडर थैलेसिस, मतलब जहां मिले नियंडर घाटी में मिले जीवाश्म उसका उपनाम कर दिया गया नियंडर थैलेसिस। ठीक है, और जर्मनी शहर में जो मिले उसका हाइडलबर्ग नाम रख दिया गया। देखते हैं कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी कैसी है। आधुनिक मानव की बात करें तो इसका उद्भव कहाँ हुआ, इसके बारे में दो मत हो जाते हैं, दो मत मतलब दो विभेद हो जाते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, चलिए बोल सकते हैं हम लोग। तो दो मत हो जाते हैं। तो पहला मत होता है कंटिन्यूटी मॉडल और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट मॉडल। हम देख सकते हैं इसको, पहला मॉडल होता है निरंतरता मॉडल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूटी मॉडल, याद रखिएगा निरंतरता मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल। दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल, जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल। इसके दो मत हो गया। तो पहला हम देखते हैं निरंतरता मॉडल या कंटिन्यूटी मॉडल में देखते हैं कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि अफ्रीका में अलग मानव की उत्पत्ति हुई, यूरोप में अलग मानव की उत्पत्ति हो गई, एशिया में अलग, उत्तरी अमेरिका में अलग। तो ये कंटिन्यूटी मॉडल वालों का मानना ये है कि मानव एक जगह से ही फैला नहीं है, एक जगह से ही वो सब जगह नहीं गया, मतलब सभी जगह फैला नहीं है, हर क्षेत्र में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। निरंतरता मॉडल क्लियर हुआ, यहाँ पर निरंतरता मॉडल क्लियर हुआ। दूसरा आता है प्रतिस्थापन मॉडल, जिसके रिप्लेसमेंट मॉडल जिसको बोल सकते हैं, एक ही
स्थान पर उद्भव हुआ वो सभी जगह फैल गए। जैसे कि एक ही स्थान पर मनुष्य का उद्भव हुआ, जैसे कि अफ्रीका में मानव का उद्भव हुआ और अफ्रीका से ही ये धीरे धीरे पलायनवादी होने के कारण वह धीरे धीरे फैल गए सभी क्षेत्रों में, है। क्योंकि उस समय जो मानव था वह एक जगह स्थायी नहीं था, वह स्थानाबदोष था, मतलब स्थान बदल बदल कर वह रहता था। क्योंकि उसे क्या चाहिए, शिकार चाहिए, उसे क्या चाहिए, खाने के लिए जीव चाहिए। तो क्या करता था, स्थान बदल बदल के वह रहता था, स्थानाबदोष होता था जो आदि मानव था। तो प्रतिस्थापन मॉडल का मानना ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला निरंतरता मॉडल का मानना ये है कि हर क्षेत्र में मानव का उद्भव हुआ होगा। दूसरा जो मॉडल है प्रतिस्थापन मॉडल, इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें कि केसर का ले लें, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है केसर। तो केसर जम्मू कश्मीर में होगा, मगर उसका फैलाव, उसका जो निर्यात है सभी क्षेत्रों में हो गया, सभी देशों में हो गया, ठीक है। तो वैसे ही प्रतिस्थापन मॉडल बोलता है कि इसका जो विकास है अफ्रीका में हुआ, जो मानव का जो विकास है वह अफ्रीका में हुआ और अफ्रीका से ही सभी क्षेत्र में यह फैल गया। तो प्रतिस्थापन मॉडल बोलता है, रिप्लेसमेंट बोलता है कि एक स्थान से ही सभी जगह फैला। और निरंतरता मॉडल बोलता है कि अनेक क्षेत्रों में मनुष्य, मतलब अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि जो मछली है, फिश है, या गेहूं है, चावल है, तो ये हर क्षेत्र में होता है, समझ लीजिए। तो उस क्षेत्र में अलग हुआ, चीन में हुआ चावल गेहूं, भारत में हुआ, अमेरिका में हुआ। तो ये अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति अनेक क्षेत्रों में हुई। तो ये मत से प्रश्न पूछा ही जाता है कि निरंतरता मॉडल क्या है, प्रतिस्थापन मॉडल क्या है। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ गए हैं आप। मैंने यहाँ पर केसर का एग्जाम्पल दिया जो जम्मू कश्मीर में होता है, वहाँ सभी क्षेत्रों में फैल गया, तो प्रतिस्थापन मॉडल हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखें कि भोजन प्राप्त करने के तरीके कैसे होते थे। या तो गैदरिंग करते थे, या हंटिंग करते थे, या फिशिंग करते थे। मतलब हम देखते हैं कि संग्रहण करते थे, किसी वनोपज को संग्रहित करते थे, है ना। हम देख लिए यहाँ पर कि किसी वनोपज को संग्रहित करते थे, संग्रह करते, कंद मूल को, फल फूल को ये संग्रहित करते थे और उसका उपभोग करते थे। दूसरा हम देखते हैं शिकार के रूप में हंटिंग करते थे, छोटे से लेकर विशाल जीवों तक शिकार करते थे। मछली पकड़ना, मछली पकड़ने में देखते हैं कि मछलियां पकड़ा करते थे, मछलियों का शिकार करते थे नदियों में, है ना, वो नालों में या शिकार किया करते थे, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखें कि आवास के रूप में देखें कि ये एक आवास के रूप में मैं यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है इस एनसीईआरटी की बुक में कि एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर होमिनिड रहता है, होमिनिड, है ना। होमिनिड प्रजाति का जो मानव है वह वृक्ष में ही रहता है, जमीन में नहीं रहता। क्यों, अपने आप को वह सुरक्षित महसूस करता है वृक्ष में। वो शिकार करने के लिए वह क्या करता है, वह जमीन धरातल में उतर गया, स्थल में उतर गया, या वृक्ष से वृक्ष वह आगे बढ़ के वहां शिकार कर लिया। शिकार करने के बाद क्या करता है, वह अपने उस वृक्ष में आता, आवास में आता, और वहां पर वह शिकार, मतलब शिकार किया गया जो जीव है उसको वह उपभोग करता है, खाता है, उसकी हड्डियां फेंक देता है, जिसे वह नहीं खाता उसको वह फेंक देता है। तो उस वृक्ष में बहुत सारे पक्षियां भी हैं, पक्षियां उस जो अवशेष है जिसको वह फेंका है उसको खाते हैं, है ना। मतलब एक वृक्ष किस प्रकार से बहुत सारे जीवों का आश्रय स्थल है। तो यहाँ पर जो आवास था होमिनिड, वह वृक्ष में रहते थे, और उसके आसपास फैले हुए क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पत्थर है, जिससे वह जो होमिनिड था वह उस पत्थर को औजार बनाता था, औजार से वह किस प्रकार जीवों की हत्या करता था और खाता था, है ना। यहाँ पर पक्षियां दिख रहे हैं, सभी का आश्रय स्थल दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, है ना। फिर हम देखें औजार की बात करें, औजार से आए तो औजार की बात कर ले। पंच ब्लेड तकनीक क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, पंच ब्लेड तकनीक में होता यह था कि जो प्रस्तर था, पत्थर था, उसके जो ऊपर फलक थे उसको क्या करते थे, नुकीला बनाने का प्रयास करते थे। तो पंच ब्लेड तकनीक जो औजार था, जिससे जो आदि मानव थे, जो मानव जो थे, है ना,
है ना, आदि मानव जो थे वह शिकार किया करते थे। पंच प्लेट बनाने की तकनीक में देखें कि वो किस प्रकार से अपने फिंगर हाथों का यूज करते थे। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं पंच प्लेट तकनीक क्या है। इसके जो काला में पॉइंट है इसको आप देख लीजिए, है ना, बहुत इजी है। हम देखें अगला, संप्रेषण हुआ संचार कैसे करते थे। संप्रेषण और संचार के रूप में वह कोई हाव भाव करते थे। समझ लीजिए कोई शिकार आया तो इस तरह से दिखाएंगे हाव भाव के रूप में, या तो कुछ हुंकारी या कुछ हुंकार। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई अगर बंदर है, बंदर भी अपने समूह के बीच रहकर वह विशेष प्रकार का हाव भाव करेगा, या तो वह कुछ शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएगा, या कुछ प्रकार की आवाजों से वह किसी अपने समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेगा। तो इस प्रकार से संप्रेषण व संचार की शुरुआत हो जाती है ना। हम यहाँ पर एक देखते हैं अल्टामीरा गुफा में। अल्टामीरा का जो गुफा है ना, हम अल्टामीरा की गुफा में इस जो प्रश्न पूछा जाता है कि अल्टामीरा की गुफा में आपने मतलब क्या पढ़ा। तो अल्टामीरा की गुफा जो है स्पेन में है। यहाँ पर जो पुरातत्ववेद है वह खुदाई करते रहते हैं, मगर जो उनकी जो बेटी रहती है वो चिल्लाती है डैड कुछ ऑक्स है, कुछ बेल का पेंटिंग है। तब वो उसके पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे मजाक कर रही है कुछ। मगर जब जाके देखते हैं कि वाकई इतनी बेहतरीन, मतलब आप देख रहे हैं कि इतनी बेहतरीन नक्काशी या बेहतरीन कलर का यूज किया गया है। इस कलर मतलब एक प्रकार का पेस्ट का यूज किया गया है इसमें बनाने में, है ना। और ये एक प्रकार का जो चित्रकारी काफी अधिक बहुत अच्छी है ना। तो ये जो अल्टामीरा की गुफा में मिला है, तो अल्टामीरा की गुफा में जो पेंटिंग मिली है इससे हम जान सकते हैं कि जो आदि मानव थे, है ना, वो पेस्ट विशेष प्रकार का पेस्ट बना के और पेंटिंग करते थे जिसमें वह अपने शिकार किए गए या शिकार करने वाले जो पशुओं का चित्र बनाते थे वो, है ना। तो अल्टामीरा की गुफा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्पेन में अल्टामीरा की गुफा। हम देखें अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है शिकारी संग्राहक। काफी इंपॉर्टेंट, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, मतलब शिकारी संग्राहक। दो हैं, पहला है कुंग-सेन जो कि अफ्रीका की कालाहारी में पाया गया था, मतलब पाया जाता है कुंग-सेन। इसके बारे में बताया गया कि एक खोजकर्ता जब जाते हैं तो कुंग-सेन जैसे ही, मतलब ये आदिवासी समूह है, जैसे ही उस मानव को देखते हैं, मतलब आधुनिक मानव को देखते हैं, तो ये डर जाते हैं और जाके झाड़ियों में छिप जाते हैं। झाड़ियों में जाके छिप जाते हैं, काफी अधिक डर फील करते हैं, मतलब महसूस करते हैं काफी अधिक, है ना, डर जाते हैं इनसे। और जब इनकी बस्तियों में जाता है ये जो आधुनिक मानव, मतलब जो खोज करता है या वैज्ञानिक जाता है, तो पूरा का पूरा आवास खाली रहता है, पूरा बस्तियां खाली रहता है। क्यों? फिर बाद में उसको पता चलता है कि ये हम लोगों से डर रहे हैं, हमसे डरते हैं, तभी ये झाड़ियों में छिप गए, है ना। बाद में वो जो मानव है उसका प्रवृत्ति ये रहता है, स्वार्थवश क्या करता है, वो सोचता है कि ये हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे, हम इसका शोषण कर सकते हैं। बाद में उन पर क्या किए जाते हैं, अंग्रेजों के द्वारा या फ्रेंचों के द्वारा क्या किया जाता है, बाकायदा उनका शोषण किया जाता है ना। तो ये कुंग-सेन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, एक आदिम समूह है, शिकारी संग्राहक है, जिनका संग्राहक के रूप में क्या करते हैं, शिकार करते हैं, वनोपज एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न कुंग-सेन क्या है प्रश्न पूछ सकता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल में पाया जाने वाला एक आदिम समूह है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण आता है, सबसे महत्वपूर्ण, हादजा जन समूह। हादजा जन समूह जो है, हादजा जन समूह जो है काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हादजा जन समूह, इसके बारे में पूरा यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। हादजा जन समूह के बारे में मैं संक्षिप्त बता दूं कि ये शिकारी संग्राहक है, मतलब जो बड़े या छोटे शिकार करते हैं, चाहे बड़े हाथी हो, जिराफ हो, है ना, गाय हो, बैल हो, घोड़े हो, है ना, हिरन हो, सांभर हो, है ना, बबून, बंदर हो, है ना, बहुत सारे, और यहाँ तक कि छोटे खरगोश, कछुआ, चूहे, सांप, मेंढक, इस प्रकार के बड़े से छोटे जो जीवों का ये शिकार करते थे। और इससे वो 20%
क्या करते थे, अपना भरण पोषण करते थे। और 80% किस पर डिपेंड थे, वनोपज पर। वनोपज जैसे कि शहद, शहद है, मधुमक्खी के छत्ते से वो शहद एकत्रित कर लिए और उसका उपभोग करते हैं, है ना। इसको स्टोर भी रख लेते हैं वो, है ना। रात्रिकालीन समय में वो इसका उपभोग करते हैं। तो सुबह अधिकांश समय यह शिकार करते हैं और रात में यह जो संग्रहित जो है वनोपज उसका उपभोग करते हैं। और एक समूह के रूप में रहते हैं, हादजा जनसमूह एक समूह के रूप में रहते हैं। हम देखते हैं कि जो मानव विज्ञानी जो है जेम्स वुडवर्ग, याद रखिएगा जेम्स वुडवर्ग एक मानव विज्ञानी है जो हादजा जनसमूह के बारे में विस्तृत वर्णन किया है 1960 में, है ना। तो ये याद रखने लायक है। जेम्स वुडवर्ड 1960 के आसपास इसके बारे में वर्णन करते हैं, हादजा जनसमूह के बारे में, है ना। तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये रहते कहाँ थे, आवास तो वृक्षों में रहते थे। आपको भोजन कैसे रूप में करते थे, ये मांसाहारी थे, मतलब शिकार किया करते थे, एवं वनोपज भी करते थे। इनके बीच कैसा होता था, हादजा जनसमूह में कोई भी भूमि किसी का नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये स्थायी तो थे, मानव बस्तियां स्थायी तो थी इनकी, मगर किसी पर ये आधिपत्य स्थापित नहीं करते थे। कोई भी उस पर कोई भी किसी क्षेत्र का मतलब उपभोग कर सकता था। समझ लीजिए कोई क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे हिरन है, उसका शिकार करना है तो कोई भी उसका शिकार कर सकता था। ये नहीं कि हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये हादजा जनसमूह के बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं संजाति वृत्त या इथनोग्राफी क्या है। संजाति वृत्त या इथनोग्राफी में देखते हैं निर्जाति समूह का विश्लेषण किया जाता है, मतलब निर्जाति समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है इथनोग्राफी में। मतलब उसका रहन सहन कैसा होगा, उसका आवास कैसे होगा, कैसे उपभोग करते हैं, कैसे उनकी बस्तियां होंगी। तो ये जो आदिम मानव है उसका हम पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं निर्जाति वृत्त में या इथनोग्राफी में। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि संजाति वृत्त क्या है, क्या संजाति वृत्त क्या है, तो आप या इथनोग्राफी क्या है। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो आदि मानव है या जो आदिवासी समूह है उसके रहन सहन, उसके आश्रय स्थल, उसके भोजन, उसके रहन सहन, आवास, उसके भोजन, उसकी जो बस्तियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है संजाति वृत्त में, जिसको हम बोलते हैं इथनोग्राफी। तो इथनोग्राफी में हम जो विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है किसी आदि मानव का या आदिम जातियों का। तो बहुत सिंपल है, प्रश्न पूछा जाएगा संजाति वृत्त क्या है, तो किसी आदि मानव का हम रहन सहन, उसकी पूरा क्रियाकलापों का हम अध्ययन करते हैं, है ना, तटस्थ रूप से। तो हम देखते हैं संजाति वृत्त हो गया। इसके बाद ये महत्वपूर्ण जो अध्याय है कंप्लीट हो जाता है। ये जो टॉप अध्याय है समय की शुरुआत से हम देखते हैं कि मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ, वह किस प्रकार से आधुनिक मानव तक पहुंचा। तो ये जो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके हर प्रश्न जो भी किताबों में प्रश्न दिया है उसका हर प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते जाइएगा। इतिहास बोरिंग विषय नहीं है, ये हमारा सोच है, क्योंकि हम अगर इतिहास को कहानी के रूप में याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो शब्दावली कठिन लग रहा है उसको नोट बना लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको बार 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा क्रमबद्ध याद करिएगा, कोई भी चीज़ का क्रमबद्ध याद करना जरूरी होता है। तो ये बहुत ईजी अध्याय है, तो इसे आप बिल्कुल पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, है ना। और कुछ भी अगर लगता है कुछ परेशानियां हैं तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।